नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक मलिक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एमवे कैरियर मेकर पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज हम बायोलॉजी की अपनी पहली क्लास लेकर आ रहे हैं और बायोलॉजी में भी पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे पाचन तंत्र। देखिए दोस्तों, अगर आरआरबी ग्रुप डी की वजह से बात करें तो बायोलॉजी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन निभाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आपके साइंस के आने हैं और इस 25 क्वेश्चन में भी जहाँ तक अनुमानित है, ऐसा लग रहा है या पिछले जो पैटर्न हमने देखा है कि इसमें से 12% आपके बायो से आएंगे और लगभग आपके 10 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के। केमिस्ट्री के आपके 3% या मैक्सिमम 5% आपके आ जाएंगे। तो इसी वेटेज को समझते हुए हमने अपना स्टार्ट किया है बायोलॉजी। एक मिनट दोस्तों समझ आते हैं, थोड़ा टेक्निकल समस्या थी, अभी नेट प्रॉब्लम है क्योंकि स्टूडियो अभी तैयार होने लग रहा है तो उसमें अभी नेट की समस्या है और थोड़ा इको प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी स्टूडियो प्रॉपर तैयार नहीं है। तो अभी 1-2 दिन का वेट करें, कार्य प्रगति पर है। तो हम बात कर रहे थे अपने साइंस के क्वेश्चन के बारे में। 12 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो मैक्सिमम आपका 1 महीना तो लेगा प्रिपरेशन करने में। कम से कम ये मान लीजिए 30 से 40 क्लास आपकी बायोलॉजी की लगेगी आरआरबी ग्रुप डी के लिए। यूपी कांस्टेबल तो इसमें हो ही जाएगा। ठीक है, एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए क्योंकि अभी समय के वेटेज को भी समझते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी जो शब्द बना है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का अर्थ हो जाएगा, एक शब्द है बायो, दूसरा हो जाएगा लॉजी। बायो का अगर हम बात करें, इसका मीनिंग होता है लिविंग, यानी कि जीवधारी। और वहीं अगर हम इसकी लॉजी की बात करें, इसका अर्थ निकलता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। बायोलॉजी उसे कहा जाएगा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि सभी जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी यानी कि अगर यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन ले तो सभी जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जो शब्द दिया है, अगर ये पूछा जाए, जीव विज्ञान के काफी चर्चित क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी दोस्त कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। जरा एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ। पीयूष जी ने सबसे पहले आंसर दिया। इसका जनक या पिता किसे कहते हैं, इसके कहते हैं हम अरस्तु को। लेकिन जैसे कि एग्जाम में समय कम है, एक मैं आपको अरस्तु के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। अरस्तु जो है विश्व में संविधान के जनक भी माने जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी यूपीएसआई में आया भी था, काफ़ी रेयर क्वेश्चन है। विश्व में संविधान के जनक, विश्व में संविधान के जनक भी माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन पर हमें फोकस करना होगा क्योंकि एग्जामिनर जो है वो माइंड के साथ आप खिलवाड़ करता है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपने डीपली स्टडी की है या नहीं की है। अगर हम उन ऑप्शन में यूपीएसआई के पेपर की बात करें, ऑप्शन में वहाँ अरस्तु था, लेकिन जिसे पता है संविधान का जनक अरस्तु है तो वो टिक करेगा, वरना सब सोचेंगे कि बायोलॉजी से संबंधित है, इसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तथ्यात्मक बात यह है कि अरस्तु विश्व में संविधान के जनक भी माने जाते हैं और बायोलॉजी के पिता या फादर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है जो आप लोगों ने सुना ही होगा, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी देखा जाता है एग्जामों में।
इसके बायोलॉजी के शब्द के जनक किसे कहा जाएगा? बायोलॉजी शब्द जो दिया है वो दिया है लेमार्क व ट्रीवियस ने। लेमार्क व ट्रीवियस ने बायोलॉजी शब्द दिया है, तो आप सभी इसे नोट करें। तब तक हालांकि इसमें नोट करने वाला इतना बड़ा चीज़ नहीं है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी यानी कि लिविंग, इसका अर्थ होता है जीवधारी, अध्ययन, जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ से स्पष्ट मीनिंग ये निकलता है। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका, जीवधारी का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। डेफिनेशन आप देगा नहीं, लेकिन सभी पता होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। और सर इस पॉइंट को जो नोट कीजिएगा, इसमें संविधान के जनक माना जाता है अरस्तु को। आप नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं तब तक। ठीक है, होप आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा स्पीड तेज करें आपने। यहाँ से अभी सिलेबस में आपको कल अपडेट करा दूंगा कि हमें इसमें और आगे ग्रुप डी में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ी है तो आप यूपीएससी प्री तक क्लियर करेंगे। बायोलॉजी का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो चैप्टर शुरुआत करते हैं। आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। चैप्टर अगर हम बात करें, चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं पाचन तंत्र से। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही निकलता है कि तंत्र किसे कहा जाता है। आप सभी दोस्त हमें बताएंगे कमेंट करके। मोबाइल मैं देख लेता हूँ एक बार कमेंट आपके। आज लैपटॉप खराब है, कमेंट नहीं आ पा रहे उसमें। नहीं, आयुषी जी ने गलत आंसर दिया। ठीक है, तंत्र अगर हम बताएं आपको, तंत्र किसे कहा जाता है? तंत्र कहते हैं, देखिए सबसे पहली बात है, हमारे शरीर की संरचना या एक प्री मैच्योर बेबी होता है, उसमें सबसे पहले किसका विकास होगा? सबसे पहले विकास होगा यहाँ पर सेल का। सेल यानी कि कोशिका। बहुत सारी कोशिका मिलाकर किसका निर्माण करेंगे? ऊतक यानी कि टिश्यू। और ऊतकों का समूह से ही अंग बनता है यानी कि ऑर्गन। और अंगों के समूह को ही तंत्र कहा जाता है। यह डेफिनेशन हो जाएगी। यानी कि तंत्र वह है जो बहुत सारे जिसमें ऑर्गन काम कार्यरत है। यानी कि जैसे आप पढ़ते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कोई एक ऊतक काम नहीं करेगा, इसमें बहुत सारे अंग काम करेंगे। जैसे आपका मुंह हो गया, ग्रासनली हो गया, आमाशय हो गया, यकृत हो गया। तो एक समूह होता है अंगों का, एक ऐसा समूह जिसमें एक नियत प्रोसेस चलता है, उसे कहा जाता है तंत्र। नियत प्रक्रिया होती है ये, बिल्कुल एकदम। तो इतना आप अपने दिमाग में स्पष्ट बैठा लीजिए कि तंत्र कोई एक छोटा पार्ट नहीं है। तंत्र एक लार्ज पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का, या सिस्टम। चलो ठीक है, आपने यहाँ से हो गया। पाचन तंत्र में एक दूसरा शब्द यहाँ पर आपने देखा होगा, पाचन। पाचन क्या है? अगर मैं आपसे पूछा जाऊं कि पाचन किसे कहा जाता है, बताइए जरा। पाचन किसे कहेंगे आप? पाचन क्या होता है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, समय का, मैं आपके कमेंट काफ़ी तेज़ी से निकल रहे हैं तो बाद में देखूंगा, अभी नहीं। तो जब तक आप गौर कीजिए इस चीज़ पर। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जटिल संरचना वाले भोजन को सरल संरचना वाले भोजन में तोड़ा जाता है या इसका ब्रेक डाउन किया जाता है। अगर हमने यहाँ पर ये फूड माना, ये फूड है, ये फूड कैसा होगा? ये जल में अघुलनशील होगा। और इसकी संरचना कैसी होगी? जटिल संरचना होगी इसकी। अगर पूछा जाए, जैसे आप बहुत से खाना खाते हैं, सभी खाते हैं, बहुत से क्या, जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी एक जटिल संरचना है। यानी कि आप अगर उसे वाटर में भी डाल दोगे वो उसमें मिक्स हो ही नहीं सकती। वो फूल सकती है, खराब हो सकती है, सब कुछ होगा, लेकिन उसका ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। ब्रेकडाउन कौन करेगा? उसके आपके ऑर्गन ही उसका ब्रेकडाउन करेंगे। और मुंह से ही पाचन हो जाता है। वो खैर आगे पढ़ेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट होता है पाचन। लेकिन ये समझ लीजिए कि फूड वह होता है, एक तो जल में घुलनशील होगा, जल में बिल्कुल भी वो मिक्स नहीं होगा। दूसरा,
जटिल संरचना होगी, यानी कि हार्ड होगा वो, बिल्कुल सॉफ्ट भी होता है। आयुषी ठीक कर रही है, बार बार कमेंट कर रही है आयुषी। जटिल संरचना ऐसे जैसे सॉलिड में आप पेप्सी लेगे, पेप्सी थम्सअप वगैरह कुछ भी लेते हो, उन्हें पानी में डालिए, क्या वो उसमें मिक्स हो जाएगी? और दूसरी बात, अगर ग्लूकोज वगैरह आप लेते भी है फूड के तौर पर, लेकिन उसका क्या काम है? ग्लूकोज आपको बीमारी के तौर पर दिया जाता है, एक स्वस्थ मनुष्य ले ही नहीं सकता, तो ऑर्गन का क्या फायदा है? निकाल के रख दो ना, ग्लूकोज ले लो जब आप आयुषी जी को ग्लूकोज की आवश्यकता है, बराबर ग्लूकोज को। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ था, जल में घुलनशील होगा फूड और जटिल संरचना होगी। इसी का ही ब्रेक डाउन करके हमारे ऑर्गन का क्या काम है, इसी को सरल संरचना में बदलना। सरल संरचना मतलब जल में घुलनशील में परिवर्तित करना, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील में से परिवर्तन करेगा। और ये दोनों मिलकर क्या देंगे? हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, क्या बन जाएगी? पाचन की डेफिनेशन बनेगी यहाँ से। पाचन तंत्र की अगर हम पूरी डेफिनेशन बात करें, क्या होगी? एक ऐसी युक्ति होगी जिसमें जटिल संरचना वाले व जल में घुलनशील भोजन को सरल संरचना में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, इसे कहा जाएगा। नोट कीजिएगा तब तक। यानी कि पाचन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल संरचना वाले भोजन व अघुलनशील भोजन को सरल संरचना में जल में घुलनशील वाले भोजन में बदला जाता है, उसे कहते हैं पाचन। ठीक है, नोट कीजिए आप तब तक, मैं आगे चलता हूँ। डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, ये वनडे एग्जाम है, इसमें डेफिनेशन पूछा भी नहीं जाएगा, आपको केवल वन लाइन आंसर आपके हो गए ऑप्शनल। डेफिनेशन क्या है कि लिखवा देंगे, कल से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। आज थोड़ा सा टाइम की वजह से, स्टूडियो की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आज ये इंट्रो क्लास ही मानिए, अब तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं, समय को देखते हुए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ा स्पीड कीजिए। पाचन तंत्र, अगर हम बात करें शरीर के पाचन तंत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक कहते हैं हम आहार नलिका, दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। ये दो हिस्सों में पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर हम बात करें आहार नलिका में क्या क्या होता है, आहार नलिका में सबसे पहले स्टार्ट मुख से होता है। मुख के बाद क्या होगा? मुख के बाद होगा आपका ग्रास नलिका। ग्रास नलिका के बाद आपके शरीर में क्या आता है? ग्रास नलिका सीधा जुड़ती है आमाशय से। आमाशय किससे जुड़ा होता है? आमाशय जुड़ा होता है छोटी आंत से। और इसके बाद आता है सीकम, सीकम के बाद आता है बड़ी आंत। और पाचन ग्रंथि की वहीं अगर हम बात करें, पाचन ग्रंथि में सबसे इम्पोर्टेंट होती है यकृत, दूसरी आती है यहाँ पे अग्नाशय, और एक इम्पोर्टेंट तो भूल ही गए, लार ग्रंथि। सबसे इम्पोर्टेंट लार ग्रंथि होती है, यहीं से तो पाचन ये स्टार्ट करती है, लार ग्रंथि। हाँ, यकृत लार ग्रंथि से ही स्टार्ट पाचन की स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो एक डायग्राम के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा डायग्राम खराब है, काफ़ी भी कोशिश करते हैं।
ठीक है, हाँ जी, बन गया आपका। ये यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगी आपकी मुख गुहा। अगर हम इसकी बात करें कौन सी ग्रंथि है, ये कर्णशिला ग्रंथि। ये हो जाएगी अपोहन ग्रंथि। ये हो जाएगी अधोजीवा ग्रंथि। ये हो जाएगी आपकी ग्रास नलिका। ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। ये हो जाएगा आपका यकृत। ये हो जाएगा आपका अमाशय। ये हो जाएगा आपका बड़ी आंत। ये यहाँ पे जो पॉइंट बहुत ही गिरी हुई है, ये छोटी आंत हो जाएगी। और यहीं पे जो छोटी आंत और बड़ी आंत को ज्वाइन कर रहा है, ये पॉइंट आपका कहलाएगा सीका। नोट कीजिए तब तक। अगर बात करें हम, ये मुख गुहा होती है। मुख गुहा है, ये आपकी 3 ग्रंथियां कर्णशिला, अपोहन, अधोहन, ये ग्रास नलिका, ये यकृत, ये अग्नाशय, ये अमाशय हो जाएगा, बड़ी आंत, छोटी आंत, सीका। ये सभी डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया। नोट कीजिए तब तक कमेंट देखता हूँ। प्रीति जी कह रही है कि लार ग्रंथि कहाँ गई सर? लार ग्रंथि कहीं नहीं गई। लार ग्रंथि ये रही प्रीति जी, ये तीनों मिलके ही लार ग्रंथि का निर्माण करती है। ये लीजिए, आप टेंशन में मत आइए। लार ग्रंथि यहीं पे है, मुंह में ही है। पर ये तीनों ग्रंथि की मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। ये तीनों ग्रंथि मिलकर ही लार ग्रंथि का निर्माण करती है। हाँ, मुख, अगर हम बात करें भोजन का प्रारंभ कहाँ से हो जाएगा, मुख से भोजन का प्रारंभ होता है, एंड होता है बड़ी आंत से। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि मुख का पहला पाचन का पहला प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके मुख से ही स्टार्ट होगा। और इससे भी बड़ा पॉइंट अगर वो आपसे पूछता है कि एंड कहाँ पे होगा, एंड के दरअसल 2 पॉइंट है। एक यहाँ पर होता है कोलन पार्ट। बड़ी आंत को 2 हिस्सों में बांटते हैं, कोलन और गुदा। अगर वो आपसे पूछता है कि पाचन का अंतिम भाग कौन सा है, पाचन का अंतिम भाग होता है गुदा, यानी कि जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, पाचन का अंतिम भाग हो जाएगा वो। अगर वो क्वेश्चन में यहाँ से ये पूछता है कि पाचन का अंतिम अंग कौन सा है, अगर उसने अंग लगा दिया या वो आपसे ऑर्गन पूछना चाह रहा है, तो वहाँ पर आपका आंसर कोलन होगा। क्योंकि जितनी भी पाचन की प्रोसेस है वो कोलन में समाप्त हो जाती है। कोलन में आपका जल वगैरह सब कुछ, औषधि जो भी हम खाते हैं वो सब कोलन में आके अवशोषित हो जाती है। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बड़े रेयर पूछे जा रहे हैं, बहुत ही रेयर आते हैं। लेकिन अगर आ गए तो आप इसे 100% करेंगे। ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस लेवल है आपका वनडे एग्जाम में, प्री का लेवल यहाँ से। वरना आपके एग्जाम में अगर वो पूछेगा तो बड़ी तो स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लेता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आगे हम हट जाते हैं, तब तक आप इन्हें नोट कीजिए। चलो ठीक है, या कल इससे आगे का प्रोसेस कल स्टार्ट करें। आपके जितने भी डाउट है तब तक आप चैप्टर रीड कीजिए। मैं अभी थोड़ा सा, आज बच्चे की भी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, लेकिन आपको विश्वास बनाए रखना होगा। आपने देखा भी होगा कंटेंट हम कितना अच्छा दे रहे हैं। और ये अभी स्टार्टिंग है, ये हमारी पहली क्लास है, अभी हमारा लेवल इससे ऊपर ही रहेगा। तो थोड़ा विश्वास रखिए। अभी थोड़ा सेटिंग भी करनी है, टीचर से बातचीत भी हो रही है, उनका देखता हूँ टाइम टेबल कब लगता है। और पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीक में आपकी सभी क्लासें निरंतर रूप से सुचारू हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है। आरआरबी ग्रुप डी आपको सिलेक्शन लेना ही होगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आपने नोट कर लिया होगा। 1 मिनट रुक जाते हैं, आपको समय देते हैं नोट करने का, तब तक कमेंट देख लेते हैं आपके।
दीपक जी पूछ रहे हैं कि ग्रंथियाँ आंतरस। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे ये ग्रंथि हो रहे आंतरस, लेकिन वो ग्रंथि हम मान नहीं सकते उसे। ये जो हमने आंतरस दिया है, आप जो उसे ग्रंथि की संज्ञा दे रहे हैं, वो पाचन में इतना बड़ा रोल नहीं निभाती। पर हाँ, अगर आप खुशी लेना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिए। वैसे ये छोटी आंत में स्टोर रहती है, छोटी आंत में, बस जब डिटेल कराऊंगा ये पार्ट आएगा, ठीक है। छोटी आंत में स्टोर रहती है, डिओडियम का पार्ट है, सबसे बड़ा अवशोषण वहीं पे होता है, अमाशय में आगे से रस मिलता है, ये सब हमें पता है भाई, हम कर चुके हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। आप साथ साथ चलिए, अपना स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। मेहनत से कीजिए, कल आपकी सुचारू रूप से क्लास होगी। जैसे ही मैं कल टाइम टेबल का अनाउंस करूँगा तो मैं पहले आपको बता दूंगा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपनी क्लास लगाए तो आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कल से हम सुचारू रूप से आएंगे। चलो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।